नेहा मैंने कहा था ना दूध गर्म कर देना, देखो अब फट गया। दीदी फट गया तो पनीर बना दो उसका, मुझे उसकी रिपोर्ट देने क्यों आई हो? अब चाय कैसे बनेगी, मम्मी जी बैठी हुई है, फटे दूध का छेना बनेगा, चाय नहीं। नेहा और रीटा बिस्तर पर पड़ी हुई थी, तभी उनकी सास ने आवाज दी, कहाँ हो तुम दोनों? कभी कभी घर में कोई काम भी कर लिया करो, देखती नहीं हो। मम्मी जी उठी ही है, हम तो अपने कमरे में काम कर रहे थे। दिन भर कमरे में काम होता है, फिर भी ढंग का नहीं दिखता कमरा। रीटा तू यहाँ क्या कर रही है, नाश्ता नहीं बनाया अभी तक? वो तो मैं नेहा को बुलाने आई थी, फिर अचानक से ना कमर दर्द हो गया तो आ नहीं पाई। बस बहाने मारना जानती हो तुम लोग, हाथ पैर कब मारोगी? मम्मी जी अभी तक माया क्यों नहीं आई? उसके आने का टाइम 12 बजे का है, बर्तन धोने के लिए है वो, तुम लोग तो उसके लिए ही बैठी रहती हो। चलो उठो नाश्ता बनाओ। रीटा और नेहा मुंह बनाकर किचन में आ तो जाती है, लेकिन दोनों से आलस ऐसे चिपका हुआ था जैसे गुड़ से मक्खी। सुन, चाय बना दे। दूध तो ले आए ससुर जी। अरे मैं क्या सोच रही थी, ये माया से ही करवा लेंगे ना, वैसे भी बर्तन कितने ही है धोने को, वो आधा टाइम तो फ्री ही रहेगी। अरे लेकिन मैं तो उसे रोटी बनवाने का सोच रही थी। आने दो उसे, कुछ न कुछ तो करवा ही लेंगे। रीटा और नेहा हॉल में यहाँ वहां घूमने लगते हैं और उनकी सास उन्हें ऐसे देखकर पूछती है, तुम लोग ने दोपहर का खाना बना दिया? मम्मी जी मैं ना अभी घर के जाले साफ कर दूं, उसके बाद बनाती हूँ। हाँ मम्मी जी देखो ना घर कितना गंदा हो गया है, पहले हम सफाई कर देते हैं, फिर खाना भी बन जाएगा। दोनों काम का बहाना बनाकर कभी इस कोने तो कभी उस कोने में खड़ी रहती है और 12 बजे टिंग टोंग दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है माया आ गई। दोनों साथ में जाकर दरवाजा खोलती है। क्या बात है, आज मेरे स्वागत के लिए दो दो लोग? अरे माया तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। काय को? मेरा इंतजार काय को? वो क्या है ना, आज ना हमें तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मन है, बना दो ना। लेकिन आप लोग तो मेरे को खाना बनाने के पैसे भी नहीं देते हो। अरे तो क्या हुआ, हम पैसे तो देते हैं ना, बर्तन हम धो लेंगे तो खाना बना दे बस। पक्का? हाँ हाँ पक्का। अब चलो मम्मी जी पापा जी सब भूखे बैठे हैं। माया दोनों की बातों में आ जाती है और खाना बनाने लगती है। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं, तभी नेहा जमीन पर गिर पड़ती है। हाय फिसल गई, मर गई, मेरी तो कमर लचक गई। अरे क्या हुआ बहू, देख कर नहीं चल सकती हो क्या? मम्मी जी देख कर ही तो चल रही थी, पता नहीं कहाँ से पानी टपक गया यार, मैं टपकते टपकते बची हूँ। चलो छोटी मैं तुम्हारी कमर पर बाम लगा दूं। हाँ दीदी ले चलो मुझे कमरे में, जल्दी से ले चलो। रीटा नेहा को अपने साथ कमरे में ले आती है। दीदी कैसी रही ट्रिक? रुक रुक माया यहीं आ रही है, शुरू कर नाटक। नेहा दोबारा से कराने लगती है और माया कमरे में आती है। दीदी खाना तो बना दिया था मैंने, अब मैं जा रही लिए। ए माया सुनना, देखना नेहा की हालत कितनी खराब है, तू अगर बर्तन धो देती तो बड़ा अच्छा रहता। लेकिन दीदी आपने बस खाना बनाने को बोला था ना। अरे मैं खुद धो देती, लेकिन अभी छोटी का ध्यान रखना है ना। माया तू तो बहुत अच्छी है, मान लेना मेरी बात प्लीज। ठीक है दीदी, अभी करके जाती हूँ, लेकिन आगे से नहीं करेगी? हाँ। अरे हाँ हाँ बार बार थोड़ी ना कहेंगे हम। माया को बर्तन धोकर भी जाना पड़ता है और दोनों बहुएं मजे से आराम करती रहती है। अगले दिन, अरे नेहा अब तो कमर सही हो गई होगी, ये कितने कपड़े पड़े, हामिद के कौन धोएगा? कपड़े तो मेरे भी पड़े हैं, लेकिन धोए कौन? दीदी के पास जाती हूँ। नेहा अपनी जेठानी के पास आती है और देखती है रीटा तो सभी कपड़ों में परफ्यूम लगा रही थी। दीदी ये क्या कर रही हो? अरे मम्मी जी पिछले हफ्ते से पीछे पड़ी है, कपड़े धो कपड़े धो। ऊपर से ये भी चिल्लाने लगे कि कपड़ों में से बदबू आती है। तो आप इसमें खुशबू डाल रही हो? हाँ और नहीं तो क्या, इससे एक हफ्ता तो निकल ही जाएगा। ये अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे भी कपड़े गंदे हो गए। एक काम करते हैं ना, माया को फंसाते हैं, वही धोएगी कपड़े। लेकिन वो क्यों मानेगी दीदी? अरे मान जाएगी, इधर आ, मेरे पास ना बहुत अच्छा प्लान है। जल्दी से बताओ दीदी। रीटा अपनी देवरानी को सारा प्लान समझा देती है और माया के आते ही दोनों खेल शुरू करती हैं। क्या हुआ दीदी, ऐसे काय को बैठी है, कोई बात है क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू अपना काम कर। दीदी आप दोनों कुछ परेशान लग रही हो, मेरे को बताओ ना क्या हुआ। क्या बताऊं, मेरे हीरे की अंगूठी पता नहीं कहाँ चली गई, कपड़े धोने जा रही थी मिली ही नहीं, सारे कपड़े उलट पुलट कर दिए।
क्या आपके पास हीरे की अंगूठी भी है? हाँ, लेकिन अब मम्मी जी को पता चला तो हमारी खैर नहीं। किधर है सब कपड़े? बाथरूम में है, हमें धोकर भी डालने हैं, लेकिन इतना दुख है कभी कुछ नहीं कर सकते। अरे मैं एक एक कपड़ा अच्छे से देख लूंगी और धोकर डाल भी दूंगी, आप लोग परेशान मत हो। ठीक है, तो कितनी अच्छी है माया, जैसे ही अंगूठी मिले हमें फौरन बता देना। हाँ हाँ बताएगी ना। दोनों बहुएं माया को काम में लगा देती है और खुद मूवी देखने बैठ जाती हैं। वाह दीदी, मजा आ गया, अब तो महीने भर के कपड़े धुल जाएंगे। 2 घंटे बाद माया कपड़े धोकर बाहर आती है। उसे कोई अंगूठी नहीं मिली थी और वो अपने घर जाने लगती है कि नेहा रोना गाना शुरू कर देती है। माया, अब हम क्या करें, टेंशन में कोई काम ही नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है। मम्मी जी अभी खाने को बोलने लगेगी। अब दुखी मत हो, मैं बना देती हूँ। माया किचन में खाना बनाने जाती है, लेकिन वो अपना फोन बाहर ही भूल गई थी। अरे मेरा फोन तो शायद बाथरूम में रह गया, अभी लेकर आती हूँ। वो बाहर आती है और दोनों को बातें करते हुए सुन लेती है। वाह दीदी, कमाल कर दिया, माया ने कपड़े भी धोए और अब खाना भी बनाएगी। क्या अब दोनों मेरा फायदा उठा रही थी अभी तक? मतलब बर्तन धोने के पैसे में मेरे से सारा काम करवाना चाहती है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सब समझ में आया है मेरे को, ज्यादा मत बताओ। मेरा हिसाब करो, अभी आज के बाद नहीं आएगी काम पे। अरे नहीं नहीं नहीं, तू नहीं आएगी तो काम कैसे होगा। हाँ, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, पक्का प्रॉमिस। पर माया कहाँ मानने वाली थी, वो जिद पर अड़ गई और अपना हिसाब करवा कर काम छोड़कर चली गई। बहू, अभी तक खाना नहीं बना है, तुम लोगों के राज में तो भूखे मरने के दिन है, और माया बिना बर्तन धोए ही चली गई क्या? वो तो काम छोड़कर चली गई मम्मी जी। है? लेकिन क्यों? पता नहीं मम्मी जी, लेकिन अब काम कौन करेगा, कितना काम होता है। तो कर लो तुम दोनों मिलकर। मम्मी जी, इतना काम हमसे नहीं होगा, आपको काम वाली रखनी पड़ेगी। उसके बाद भी बहुत काम होते हैं, इस बार एक फुल टाइम काम वाली रख लो मम्मी जी। तुम लोगों को पता भी है कितने पैसे लगी वो? मम्मी जी, मुझसे तो नहीं होता अकेले इतना काम। वही तो, मुझे भी अपने बहुत काम होते हैं, घर के कामों में ही थोड़ी ना लगी रहूंगी दिन भर। ठीक है ठीक है, जैसा तुम दोनों को सही लगे, हमें खाना टाइम से देना कम से कम। हाँ मम्मी जी, मिल जाएगा ना, जरूर मिलेगा। अगले दिन से दोनों बहुएं काम वाली की खोज पर निकल जाती हैं और शाम तक उनकी मुलाकात होती है स्वीटी से। देखो स्वीटी, ये हमारा घर है और अब तुम्हें यहाँ काम करना है। अरे दीदी, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, अब स्वीटी है ना, सब संभाल लेगी। अब तो बस बताओ क्या खाना है, काम क्या क्या है। काम ज्यादा नहीं है, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन खाना। ठीक है, मैं सुबह 8 से रात को 8 बजे तक आऊंगी। हाँ हाँ चलेगा। नेहा और रीटा बहुत खुश थी, आखिर उन्हें तो जैसी काम वाली चाहिए थी वैसी मिल चुकी थी। क्या बात है, खाना पानी सब टाइम से हो रहा है, घर भी साफ लगता है अब तो। मम्मी जी बड़े कम पैसों में मान गई है और सारे काम भी करती है। अच्छा, चलो ठीक है, तुम दोनों खुश रहो बस। दीदी, डोसा खाने का मन कर रहा है, तो स्वीटी को बोल देना, बना देगी। स्वीटी, यहाँ आओ। स्वीटी सारा काम करके बस थोड़ी देर बैठी थी कि नेहा की आवाज सुनकर उसके पास आई। क्या हुआ दीदी? अरे वो जरा मसाला डोसा बना दो ना, मन कर रहा है। ठीक है, बना देती हूँ। सुनो, उसके बाद ना मेरा कमरा भी साफ कर देना। ठीक है दीदी। रीटा और नेहा आराम से डोसा खाते हैं और 8 बजे स्वीटी ने जैसे ही जाने की बात की। दीदी, मैं जा रही हूँ। अरे अभी जा रही हो? अभी तो हमने अपनी कुछ सहेलियों को बुलाया था, एक काम करो, उनके लिए कुछ नाश्ता बना दो फिर चली जाना। ठीक है दीदी। स्वीटी बेचारी 8 से 10 बजे तक लगी रहती है और फिर देर रात तक अपने घर जा पाती है। कुछ भी कहो, हमारी काम वाली है तो अच्छी, कुछ नहीं बोलती, सारे काम करती है। सही कहा। अगले दिन दोनों देवरानी जिठानी देर तक सोती रहती हैं और विमला उनके पास आती है। दोनों में से कोई भी नहीं उठा? अरे सुबह की चाय तो बना दिया करो। मम्मी जी आधे घंटे रुक जाइए, अभी स्वीटी आके बना देगी। उसके लिए ही बैठी रहती हो क्या तुम दोनों? आलस तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है तुम दोनों का। मम्मी जी लाइट बंद कर दीजिए और जाइए, आपको चाय मिल जाएगी थोड़ी देर में। दोनों आराम से 10 बजे तक उठती है और देखती है स्वीटी काम कर रही थी। स्वीटी, मेरे लिए ढोकला बना दो और मेरे लिए उपमा बनाना। अब इतना सारा काम मैं कैसे करेगी? इन दोनों ने तो काम बोल बोल के एक दिन में मेरी हालत खराब कर दी। अच्छा सुनो, वो मेरे कपड़े भी धोने हैं और घर के पर्दे भी साफ कर देना बाद में। और ये सब हो जाए ना तो थोड़ा छत की सफाई भी कर देना
और हाँ, कपड़ों पर इस्त्री करना भूलना मत। उससे पहले कॉफी बना दो यार। दिन बीतते जाते हैं और स्वीटी पर काम का बोझ कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। दोनों बहुओं ने तो अब कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। इन लोगों ने काम पर रखा है या मजदूर समझ लिया है। मैं नहीं कर पाएगी इतना काम, अभी सबक सिखाती हूँ। वो हॉल में जाती है और चीखने लगती है, हाय लग गई मेरा सर। अरे क्या हुआ स्वीटी, तू ठीक तो है ना? मम्मी जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी? किसकी मम्मी? अरे क्या हुआ, कैसी आवाज थी? पता नहीं, ये अचानक से गिर पड़ी और इसका सिर सोफे में बच गया, तब से मुझे मम्मी मम्मी बोल रही है। भाभी अब मायके से कब आई? अरे हम तो यही थे, दिमाग ठीक है ना तेरा? मम्मी देखो ना, ये अपनी ननद से कैसे बात कर रही है। बहू मुझे तो लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। अगर इसके घर वालों को पता चला तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और रीटा दरवाजा खोलती है। सुनिए, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे इस पते पर जाना था, आप बता देंगे कहाँ है? हाँ हाँ, आप डॉक्टर हैं, अंदर आइए ना, हमारे यहाँ मरीज है। चलिए चलिए। रमेश स्वीटी को देखता है और स्वीटी उसको देखते ही, मम्मी डॉक्टर को क्यों बुलाया है, थोड़ी सी तो चोट थी। आप सभी लोग बाहर चलिए, कुछ बात करनी है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, घबराने की तो कोई बात नहीं है ना? चोट लगने से इनकी याददाश्त बिगड़ गई है और ये आपको ही अब अपने घर वाले समझ रही है। अब इन्हें आराम की बहुत जरूरत है, इनका ध्यान रखिएगा और ऐसा कुछ भी मत कहना जिससे इनको नुकसान हो। मैं चलता हूँ, ये मेरा नंबर है। रमेश वहां से चला जाता है और तीनों एक दूसरे का मुंह देख रही थी। अब क्या होगा, अब इसे तो ऐसी हालत में घर भी नहीं भेज सकते। अब तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा बहू। भाभी भाभी बहुत भूख लग रही है, मैगी बनाओ ना, और मम्मा शेक भी। हाँ हाँ बना रहे हैं। ये क्या हो गया दीदी, अब हमें इसकी सेवा करनी पड़ेगी। दोनों बहुएं किचन में लगी हुई थी और स्वीटी बैठकर मेकअप कर रही थी। मम्मी फ्रूट्स काट दो ना, अब बैठी क्या हो, मुझे फ्रूट्स खाने का मन है। अब हाँ हाँ अभी लाती हूँ बेटा। अरे ये बेटी कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरे सारे कपड़े कहाँ गए? भाभी पैसे तो शॉपिंग पे जाना है। पैसे? कैसे पैसे? जो मेरे भैया कमा कमा कर भेजते हैं, चलो जल्दी दो। हाँ देते हैं। स्वीटी पैसे लेती है और खूब शॉपिंग करके वापस आती है। घर आती ही सोफे पर पसर जाती है। भाभी मेरे सिर में ना अचानक से दर्द हो रहा है, थोड़ा चंपी कर दो। नेहा मैं बहुत थक गई हूँ, तू कर देना। दीदी मैं भी बहुत थक गई हूँ, मेरे में ताकत ही नहीं बची, आप ही कर लो चंपी। मम्मी देखो भाभी कुछ नहीं कर रही, लेटी रहती है बस। अरे उठ गए, बताओ क्या हुआ? अब भूख लग रही है, कुछ अच्छा सा चटपटा बनाओ, और मेरा ये फोन खराब हो गया है, दूसरा दिलवा दो। अरे ये तो हमारे सिर पर बैठी है, अब क्या करे? याददाश्त वापस आने तक कुछ नहीं कर सकते। मेरा सारा मेकअप ले लिया इसने। मेरे कपड़े, सैंडल, पर्स सब दबाकर बैठी है। दिन गुजरते जाते हैं और दोनों की हालत और खराब होती जाती है। अब तो दोनों को रात में भी चैन नहीं मिलता था। भाभी मेरे साथ भूत की मूवी देखो ना, मुझे अकेले डर लगता है। नाना जी सोने दो ना, हमें बहुत काम करने होते हैं। मैं मम्मी से शिकायत कर दूंगी। कल डॉक्टर को फोन करूंगी। अगले दिन सुबह सुबह ही नेहा डॉक्टर को फोन करके बुला लेती है और डॉक्टर स्वीटी का चेकअप करते हैं। अभी तो इनकी हालत में कोई सुधार नहीं है, मेरे हिसाब से अभी इन्हें 1 महीना और लगेगा, शायद चोट गहरी है। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों अपना अपना सिर पकड़ लेती है और बैठ जाती है। लेकिन स्वीटी के होते हुए चैन कहाँ था? भाभी आपको कुछ दिखता नहीं है क्या? क्या हुआ अब? देखो पर्दे कितने गंदे हैं, चलो इनको धोने डाल दो। अरे अभी तो साफ ही है। अरे क्यों परेशान कर रही है उसे? अभी और सदमा लगेगा तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ छोटी कुछ मत बोल, कर दे जैसा जैसा बोल रही है। मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है खड़े खड़े। भाभी आप मालिश कर दो चलो। अब हाँ आ रही हूँ नाना जी। दोनों देवरानी जेठानी स्वीटी के कहे कामों को करती रहती थी और दिन भर में उन्हें आराम भी नसीब नहीं होता था। भाभी मैं बोर हो रही हूँ, एक काम करो बढ़िया सा कुछ खाने को बना दो। भगवान ये कितना खाती है। क्या हुआ, आप लोग मुझे प्यार नहीं करते? मेरी तो किसी को कोई कदर ही नहीं है। अरे अरे रोइए मत, हम करते हैं आपको बहुत प्यार, और कैसे भी करके इनकी याददाश्त वापस आ जाए। सुनना नेहा, 1 महीना तो हो चला,
डॉक्टर को फोन लगाना। नेहा डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर चेकअप करते हैं। कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। अभी आपको इनके ऊपर बिल्कुल जोर नहीं देना है। ठीक है, अब हम कर ही क्या सकते हैं। वो तो अच्छा है इसके घर वाले गांव में, नहीं तो अभी हमें जेल जाना पड़ता। डॉक्टर चेकअप करके निकल जाते हैं। तभी पड़ोसी प्रकाश अंदर आते हैं। क्या बात है, आज हमारे घर की तरफ कैसे आए आप? मैं तो बाहर ही खड़ा था, ये रामू कबाड़ी वाला आपके यहाँ क्यों आता जाता है, वो भी डॉक्टर के कपड़ों में? अरे वो डॉक्टर रमेश है। वो क्या है ना, हमारी कामवाली की याददाश्त चली गई है तो उसका इलाज करते हैं। कौन, जरा देखने देना तो। स्वीटी को देखकर प्रकाश चौंक जाते हैं और कहते हैं, अरे ये तो स्वीटी है, मुन्ना सुपारी की बेटी। इसका तो काम ही यही है। और वो कोई डॉक्टर नहीं है बल्कि इसका पति है रामू कबाड़ी वाला। प्रकाश की बात सुनकर स्वीटी भागने लगती है। तभी नेहा उसे पकड़ लेती है। कहाँ चली तुम? पोल खुलते ही भाग रही हो? अरे भाभी, मैं भाग थोड़ी ना रही थी। इन लोगों का नया धंधा है, आराम से दूसरे के घरों में रहो और डॉक्टर बन के पैसे कमाओ। अपना राज खुलते ही स्वीटी विमला के पैरों में गिर पड़ती है। मुझे माफ कर दो आंटी जी, तो दया की मुराद, ममता की जरूरत, तो मुझे माफ कर दो। नहीं, अब माफ कैसे करे, इतने महीने हमें परेशान किया है। इसकी कोई गलती नहीं है, तुम दोनों ने मिलजुल कर काम कर लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जाने दो इसे। विमला स्वीटी को जाने देती है और दोनों बहुओं से पूछती है, और बताओ, चाहिए सस्ती काम वाली? हमें तो अब काम वाली नहीं चाहिए मम्मी जी, हम कर लेंगे खुद के काम। माधवी पसीने में लथपथ होकर गैस के चूल्हे के सामने खड़ी एक के बाद एक गरम रोटी सेककर डाइनिंग टेबल की तरफ भागती है। डाइनिंग टेबल पर आलोक, विकास, रोहन और नेहा भूखे बैठे हुए हैं। सबकी प्लेट खाली हो चुकी है। माधवी रोटियों की टोकरी टेबल पर रखते हुए, हो गया सब लोगों का, या फिर मैं अंदर जाकर और रोटियां बनाऊं? अरे माँ, इतने में कहाँ हम लोग का पेट भरता है। 4-4 रोटियों से हमारा क्या होगा। जाइए और रोटियां बनाकर लाइए ना। हे भगवान, तुम लोग कितना खाना खाते हो? सुबह से शाम तक बस रोटी बेलते बेलते मेरी कमर टूट जाती है। माधवी भारी कदमों से वापस रसोई घर में आती है। वो आटा गूंदने वाले परात में फिर से नया आटा डालती है और तेजी से हाथ चलाने लगती है। तवे पर गरम गरम रोटी डालते हुए वो खुद से बड़बड़ाते हुए, हे भगवान, हम लोग सब इतना इतना खाना खाते हैं। मेरी बेटी नेहा, मेरे पति, मेरे दोनों बेटे और मैं खुद भी। मुझसे तो अब इतना खाना बनता नहीं है। बस जल्दी से मेरे विकास के लिए कोई बहू आ जाए और वो इस खाना बनाने के काम को संभाल ले, तभी मेरी जिंदगी में थोड़ा सुकून आएगा। माधवी रोटियों की पूरी टोकरी भरकर वापस डाइनिंग रूम में लाकर टेबल पर रखते ही सब लोग झपट्टा मारकर रोटियां उठाने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में टोकरी फिर से पूरी तरह खाली हो जाती है। माधवी खाली टोकरी को देखकर परेशान होते हुए, ठीक है, हो गया, सबका पेट भर गया या और लाऊं?" हाँ माँ, मेरा तो हो गया। वैसे माँ, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ भैया, माँ को रोज इतना सारा खाना बनाना पड़ता है तो वो थक जाती हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जल्दी से कोई लड़की पसंद करके आप शादी कर लीजिए। बहू आएगी तो माँ को इस रसोई के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। वही तो मैं भी कह रही हूँ, लेकिन तुम लोग सुनते ही कहाँ हो। अब देखो रोटियां खत्म हो गई हैं। अब मुझे अपने खुद के लिए कम से कम 12-15 रोटियां और बनानी पड़ेंगी। ओफो माँ, बना लो ना अपने लिए 12-15 रोटियां, इसमें इतना चिल्लाने और परेशान होने की क्या बात है? हाँ हाँ, तू तो बस बोल देगी ठीक है ठीक है। अब तू कॉलेज जा, मैं अपना देख लूंगी। ठीक है माँ, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। शाम को आज कुछ अच्छा खाना बनाना। ऐसा करना कि छोले आलू की सब्जी और पूड़ियाँ बना लेना। ठीक है, बना दूंगी। और मेरे लिए छोले आलू की सब्जी के साथ साथ मीठे में हलवा जरूर बनाना। आलोक, विकास, रोहन और नेहा अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं और माधवी रसोई में खड़ी होकर अपने लिए आटा गूंदती है। वो 12-15 रोटियां सेकती है और चावल सब्जी लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। वो तेजी से सब खाना सफा चट कर जाती है और आराम करने लगती है। तभी पड़ोसन सविता अंदर आकर, अरे माधवी, तुम आराम कर रही हो? भाई मैं तो पड़ोस की कथा में जा रही हूँ। चलो, तुम पड़ोस की कथा में नहीं चल रही हो क्या? नहीं सविता बहन, अभी तो खाना बनाया है और 12-15 रोटियां खाने के बाद तो मुझसे उठा भी नहीं जाता। 12-15 रोटियां? अरे मेरे मुंह से क्या निकल गया ये? मेरा मतलब है सब घर वालों के साथ मिलकर खाकर उठी हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारे परिवार के बारे में तो सब जानते हैं कि तुम लोग बहुत खाना खाते हो। वैसे माधवी बहन, इतना खाना नहीं खाना चाहिए, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है।
अरे कैसी बातें करती हो सविता बहन, अब जितनी भूख लगेगी बंदा उतना ही तो खाना खाएगा ना, लेकिन समस्या ये है कि बनाना सब मुझे ही पड़ता है। अच्छा ये बात है, तो इस समस्या का तो बड़ा आसान समाधान है। तुम्हारे बेटे अब शादी के लायक हो गए हैं, बहू ले आओ तो वो बनाएगी और तुमको सहूलियत रहेगी। हाँ सविता, बेटे के रिश्ते की बात तो चल रही है, बस एक घर संभालने वाली लड़की मिल जाए तो जल्दी ही बड़े बेटे की शादी कर दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और माधवी अपने बेटों के साथ निकिता को देखने के लिए उसके घर पहुंचती है। माधवी, आलोक और विकास निकिता के घर सोफे पर बैठे हैं। निकिता चाय की ट्रे लेकर आती है और सबको देती है। चाय लेते हुए माधवी निकिता से, बेटा तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? हाँ माँ जी, मैं अपने घर में सबका खाना बनाती हूँ। हमारी बेटी बहुत गुणी है, खाना बनाना और सारा काम सब अच्छे से करती है, घर वही संभालती है। ठीक है बहन जी, हमें तो बस ऐसी ही बहू चाहिए थी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। माधवी शगन देकर शादी पक्की कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ ही दिनों के अंदर विकास और निकिता की शादी हो जाती है और निकिता दुल्हन बनकर ससुराल आ जाती है। अगले दिन निकिता माधवी के पास आकर, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है तो मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ बहू, जा बना लो। वैसे मैं खाने में क्या बना लूं? अरे बहू, तुम्हें जो जो बनाना है वो बना लो, लेकिन 30-40 पराठे बना लेना और 1 किलो गोभी रखी है वो बना लेना और 3-4 सब्जियां अलग अलग बना लेना। माँ जी, क्या हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं क्या? अरे नहीं बहू, घर वालों के लिए। निकिता रसोई में जाकर गोभी काटते हुए मन ही मन, इतना सारा खाना माँ जी ने क्यों बनवाया? जरूर वो झूठ बोल रही हैं और अड़ोस पड़ोस वालों को बहू के हाथ का खाना खिलाने के लिए बुलाया होगा। कोई बात नहीं, अब नई बहू हूँ, इतना तो करना ही पड़ेगा। निकिता ढेर सारा आटा गूंथती है, 30-40 पराठे बनाती है, गोभी और आलू छोले की सब्जी बनाती है, साथ में हवा बघारे चावल, तड़के वाली दाल, सलाद और रायता भी बनाती है। सारा खाना बनाकर वो डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। पूरा परिवार खाने बैठता है, रोहन खाना देखकर खुश होते हुए। वाह भाभी, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। सब लोग गपागप खाना खाने लगते हैं। निकिता देखती रह जाती है और पूरा खाना खत्म हो जाता है। बर्तन खाली देखकर निकिता सिर पकड़कर मन ही मन, हे भगवान, इतना सारा खाना खत्म हो गया। कितना खाना खाते हैं मेरे ससुराल वाले। बहू, आज तो मजा आ गया, खाना सचमुच बहुत टेस्टी बना था, पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। हाँ निकिता, आज तो मैं इतना सारा खाना खा चुका हूँ कि मुझे लगता है ऑफिस में मुझसे काम भी अच्छे से नहीं बनेगा। हाँ भैया, आज तो मुझे भी एक मीटिंग के लिए जाना था। लगता है मैं वहां भी लेट पहुंचूंगा क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा आराम चाहिए। अरे अब बात ही करते रहोगे या तुम लोग अपने अपने काम से भी जाओगे? तुम लोग जाओ, उसके बाद मैं तो आराम करने जाऊंगी बेडरूम में। बहू, खाने में तो मजा आ गया। चलो अब मैं भी काम के लिए निकलता हूँ। अब वहाँ ऑफिस में जाकर थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर काम शुरू करूंगा। तारीफ करने के बाद सभी लोग अपने अपने काम से निकल जाते हैं और माधवी भी अब बेडरूम में आराम करने के लिए चली जाती है। तब बर्तन समेटते हुए निकिता मन ही मन, सबके जाने के बाद निकिता डाइनिंग टेबल से सारे बर्तन समेटती है और सिंक में ले जाकर बर्तन धोते हुए मन ही मन, सभी लोग कह रहे हैं कि मुझसे काम नहीं होगा, पहले आराम करेंगे तब काम करेंगे। अरे जब इतना खाना खाएंगे तो उनसे काम कैसे होगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतने से पेट में इतना सारा खाना आखिर फिट कैसे होता है। दिन बीतते हैं और निकिता रोज रोज अपने ससुराल वालों के लिए ढेर सारा खाना बना बनाकर परेशान हो जाती है। निकिता की शादी को 1 हफ्ता बीत गया था। आज निकिता अपनी सास के पास आकर, माँ जी, सब्जियां तो सारी खत्म हो गई है तो मैं बाजार से ले आती हूँ। हाँ बहू, जाओ ले आओ, मैं तो अभी अभी यहाँ आकर बैठी हूँ, थोड़ा आराम कर रही हूँ। तुम अकेले जाओ ले आओ, बाजार का रास्ता तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था। जी माँ जी, मैं जाती हूँ। निकिता 2 बड़े-बड़े झोले लेकर जाती है और बाजार से 2 बड़े झोले भरकर गोभी, आलू, मिर्च और बाकी सब्जियां खरीदती है। रास्ते में उसे उसकी सहेलियां पूजा और अंजलि मिलती है। अरे, तुम ये इतनी सारी सब्जियां खरीद के क्यों ले जा रही हो? अरे तुम्हें पता नहीं क्या, इसके ससुराल वाले बहुत खाना खाते हैं, इतनी सब्जियां तो 3 दिन तक नहीं चलेंगी। हाँ, मैं भी इसी बात से बहुत परेशान हूँ। सब्जी हो, पूड़ी हो या कोई भी चीज हो, ससुराल वाले बहुत खाते हैं। तीसरे चौथे दिन मुझे सब्जी लानी पड़ती है। हाँ बहन, लेकिन अब तो तुम बहू हो, इस समस्या का तो कोई समाधान ही नहीं है। बहू भला इस समस्या का क्या समाधान निकालेगी? पूजा की बात सुनकर निकिता उदास हो जाती है और घर आ जाती है। निकिता को देखकर माधवी निकिता से, बहू, आ गई तुम सब्जी लेकर, अब जल्दी से किचन में जाकर खाना बना लो। अभी से बनाना शुरू करोगी तब जाकर सभी लोगों के आते तक खाना बनेगा। जी माँ जी, जाती हूँ।
निकिता सब्जी के बोरे लेकर रसोई में जाती है और ढेर सारी सब्जियां काटती हुई बड़बड़ाती है। जितनी सब्जी हफ्ते भर में मेरे मायके वाले खाते थे, उतनी सब्जी तो ये लोग एक ही दिन में खा लेते हैं। इसलिए खाना बनाने में मेरा इतना टाइम निकल जाता है कि मुझे तो अपने लिए कुछ समय ही नहीं मिल पाता। सब्जियां काट कर निकिता खाना बनाती है। तभी माधवी रसोई में आकर निकिता से, अरे बहू, बन गया क्या खाना? वो लोग बस आते ही होंगे। हाँ, सब्जी तो बन गई, बस अब दाल चावल बन जाए, रोटियां बनाने जा रही हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी बना लेना, तब तक मैं हॉल में बैठकर टीवी देख लेती हूँ। माधवी ऐसा कहकर चली जाती है और निकिता ढेर सारा आटा परात में निकालकर गूंथते हुए अपने आप से, हे भगवान, इतना सारा आटा गूंदना तो किसी जंग लड़ने जैसा है। मेरी जैसी बहुओं के लिए तो आटा गूंदने की मशीन होनी चाहिए। निकिता रोटियां बनाकर टेबल पर खाना सजाती है। सब खाने बैठते हैं। खाना खाकर विकास, आज खाना तो बड़ा अच्छा बना है। ऐसा करो कि कुछ रोटियां और बना कर ले आओ, क्योंकि ये रोटियां तो चुटकियों में ही खत्म हो जाएंगी। हाँ बहू, ये रोटियां तो पक्का घटेगी, तू और बना के ले आ। निकिता वापस किचन में जाकर गरम रोटियां बनाती है। हे भगवान, मेरे तो हाथ पैर पूरा शरीर दुख रहा है, इतना सारा खाना अकेले बनाकर। अब निकिता फिर से रसोई में जाती है और कुछ रोटियां बनाकर लाकर सभी को देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब निकिता अपनी सास से, माँ जी, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। इतना सारा खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और आजकल देखो ना कैसी कैसी बीमारियां हो रही हैं। हम थोड़ा कम खाना खाएंगे तो हम अच्छे से काम भी कर पाएंगे और फुर्ती भी रह पाएगी हमारे शरीर में। अरे बहू, अब क्या रोटियां भी गिन कर खाएं? हम तो सालों से इतना ही खाना खा रहे हैं। तुमसे पहले तुम्हारी सास भी बनाती थी, कुछ नहीं होता हमें। माँ जी, पता है आपको, गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया है। कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर भरवा के रखे हुए हैं, तुम वो यूज कर लो। वो लोग निकिता की बात नहीं सुनते और निकिता भी चुप हो जाती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। रात को निकिता सारा काम निपटा कर अपने कमरे में आती है और विकास से बातें करते हुए, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप लोग इतना सारा खाना खाते हैं, मुझे बनाने में पूरा दिन लग जाता है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोग क्या खाना कम नहीं कर सकते? कैसी बातें कर रही हो? हम तो हमेशा से इतना खाना खाते हैं और हमें कुछ नहीं होता। धीरे धीरे तो तुम्हारी आदत ही पड़ जाएगी। और अब खाना ही तो बनाती हो तुम, और कोई काम या नौकरी तो करती नहीं। अब इनको कौन बताए कि इतना खाना बनाना भी कोई आसान बात नहीं है। विकास की बात सुनकर निकिता चुप हो जाती है। अगले दिन निकिता रसोई में खाना बनाते समय अपनी माँ को फोन लगाकर, माँ, क्या बताऊं कितना खाना खाते हैं मेरे ससुराल वाले। आपको क्या बताऊं, मैं बना बना के थक जाती हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। बेटा, वो तेरा ससुराल है। अब अगर ससुराल वाले बहुत भी खाना खाते हैं तो क्या कर सकते हैं, उतना तो करना ही पड़ेगा। तो टेंशन मत ले, अब धीरे धीरे एडजस्ट करने की आदत डाल ले। निकिता उदास होकर फोन रख देती है। रात को निकिता की सहेली पूजा का फोन आता है। निकिता उसे पूरी बात बताती है। सारी बातें सुनकर पूजा निकिता को सलाह देते हुए, समस्या उन लोगों के खाने में नहीं है, तू बात को समझने की कोशिश कर, समस्या तुझ में है। मुझ में? मुझ में कैसी समस्या हो सकती है? यही कि तू मना नहीं करती। तू मना किया करना, तू यदि मना नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा, वो तो खाते रह जाएंगे भाई। रात को निकिता जानबूझकर कम खाना बनाती है और परोसते हुए, कम खाना देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तब निकिता, मैं बहुत थक गई हूँ और आज मैंने कम खाना बनाया है, इसलिए आप इतने में ही काम चला लीजिए और मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ये कौन सी बात है बहू, इतना भी कौन सा काम कर लिया तुमने, खेती बाड़ी का या बाहर का, जो तुम कह रही हो कि तुम थक गई हो? तुम्हें तो घर का ही करना पड़ता है काम। हाँ भाभी, मुझे तो इतनी भूख लगी थी, मैंने सोचा था आज 2 रोटी ज्यादा खाऊंगी, और आप है कि कम रोटियां बना कर रख दी। भाभी, क्या खाना खाने के लिए भी हमें परेशान होना पड़ेगा? ये कौन सी बात हो गई? तुम्हें खाना बनाना चाहिए, ठीक है? तुम नहीं बना सकती हो तो मैं खुद जाकर बना लेता हूँ। चलो ठीक है, मैं बना लेती हूँ। निकिता पसीने में लथपथ होकर और रोटियां बनाती है। हे भगवान, पता नहीं मुझे इस मुसीबत से कभी छुटकारा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन माधवी अपनी बहू से, जाओ बहू और ऑटो में रखवा के बाजार से राशन ले आओ। निकिता बाजार जाती है और राशन की दुकान पर जाकर ही ढेर सारा राशन खरीदती है। ऑटो में सामान रखकर निकिता ऑटो वाले से, भैया, मैंने आपको पता दे दिया है, राशन आप मेरे घर पहुंचा देना। ऑटो वाला वहां से निकल जाता है। तभी निकिता की सहेली पूजा उसे देखकर उसके पास आते हुए, अरे तू इतना सारा राशन खरीद कर क्यों घर भिजवा रही है, लगता है तेरे घर कोई प्रोग्राम होने वाला है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुझे बताया था ना कि मेरे ससुराल वाले बहुत खाना खाते हैं, बस ये राशन उन्हीं के लिए है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ खाना बना बना कर।
अच्छा तो ठीक है, मैं तुझे एक आइडिया बताती हूँ। पूजा निकिता के कान में कुछ बताती है, निकिता मुस्कुरा देती है। फिर निकिता घर आकर खाना बनाकर सबको परोसती है और सब खाने बैठते हैं। खाना खाकर आलोक, अरे बहू, ये क्या? खाने में तो नमक ज्यादा हो गया। क्या करूं? बात दरअसल ये है कि मैं बहुत थक गई थी, मुझे समझ ही नहीं आया। आप लोग अब खा लो खाना, अगली बार पक्का मैं अच्छा खाना बना दूंगी। ठीक है निकिता, हम जैसे तैसे खा लेते हैं। सब लोग थोड़ा सा खाना खाकर उठ जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन निकिता खाने में मिर्च ज्यादा कर देती है। खाना खाकर माधवी, बहू कल खाने में नमक ज्यादा था और आज तुमने मिर्च ज्यादा कर दी है। नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो मिर्च एकदम नाप कर डाली थी। पानी, पानी, मिर्ची ज्यादा है। आह, आह, अरे, इतनी ज्यादा मिर्ची। पता नहीं कैसे, मैं तो हमेशा की तरह डालती हूँ। आप लोगों के कहीं मुंह में छाले तो नहीं हो गए? मिर्ची ज्यादा क्यों लग रही है? सब लोग थोड़ा ही खाना खाते हैं। अब ये निकिता का रोज का काम बन जाता है। वो खाने में कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्च ज्यादा, तो कभी गरम मसाला या धनिया ज्यादा डाल देती है। इस वजह से सब लोग धीरे धीरे खाना कम कर देते हैं। एक दिन सभी लोग लिविंग रूम में बैठकर बातें करते हुए, अरे माँ जी, आजकल आप लोग अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो। क्या बताओ बहू, आजकल ना कुछ मिस्टेक हो जाती है तुमसे, इसलिए खाना नहीं खा पा रहे हैं। माँ जी, आज मैं बहुत मन से और अच्छा खाना बनाऊंगी। ठीक है बहू, कुछ ज्यादा मत करना, तो आज हम ज्यादा खाएंगे। अगले दिन निकिता बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है और सभी को परोसती है। सब लोग स्वाद से खाते हैं, लेकिन 2 रोटियां खाते ही रुक जाते हैं। ये देखकर निकिता, और लीजिए ना। नहीं नहीं बहू, हमारा पेट भर गया, अब हम और नहीं खाएंगे। अब खाने का मन ही नहीं करता, इतने में हमारा पेट भर जाता है। वैसे माँ, पिताजी, भैया, ध्यान दिया आप लोगों ने कि जब से हमने खाना कम शुरू किया है, तब से हर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। कॉलेज में मेरे नंबर ज्यादा आ रहे हैं। हाँ नेहा, तुम सही कह रही हो। ऑफिस में मेरी मीटिंग्स बहुत अच्छी जा रही हैं और अब मुझे मीटिंग्स के दौरान नींद भी नहीं आती। हाँ, मैं भी काम अच्छे से कर रहा हूँ और पहले से ज्यादा देर तक बैठकर काम करना मेरे लिए आसान हो गया है। अरे, मुझे तो मेरे घुटनों में दर्द था जो सांस फूलती थी, वो भी कम हो गया। शायद ये सब हमारे ज्यादा खाना खाने की वजह से ही था और खाना कम करते ही ये परेशानी अपने आप कम हो गई। मुझे भी बहुत फुर्ती लग रही है। देखा, कम खाना खाने से ऐसी ऐसी अच्छी चीजें होती है। अच्छा, तो तुमने जानबूझकर ये सब किया था? हाँ बहू, तुमने जानबूझकर किया था ना? हाँ, जानबूझ के किया था, ताकि आप लोगों की आदत को सुधार सकूं। सॉरी माँ जी, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं था। बहू, मैं तो तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती थी कि तुमने ऐसा किया। तुमने बहुत अच्छा किया और अब हम हमेशा कम ही खाना खाएंगे। सब लोग हंसने लग जाते हैं।